हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। दिस इज़ रोहित अग्रवाल। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा फिजिक्स फार्मूला इन वन शॉट पार्ट 3, जिसमें हम एसएचएम एंड वेव के फार्मूला का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चीज़ होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको करेगी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी हेल्प, आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है शेयर कर दीजिए, है ना, सभी दोस्तों के पास, कॉलेज के साथ, अपने जो है क्लासमेट्स, ट्यूशन मेट्स, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तब आगे इसको देखिएगा। ये है हमारा प्यारा सा हेलो बच्चों ऐप। इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो आप। इस ऐप के ऊपर 80% से ज़्यादा कंटेंट फ्री है और यहाँ पर आप फ्री मॉक टेस्ट, फ्री क्रैश कोर्स, फ्री टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक एंड देयर आर होल लॉट्स ऑफ थिंग जो फ्री है। इस ऐप के ऊपर डिस्कशन फोरम भी है, आप उसका भी फायदा उठा सकते हो और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑलरेडी हम 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन इस पर अपलोड कर चुके हैं जो बिल्कुल फ्री है। आने वाले टाइम में हमारा टारगेट है 1 लाख क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल फ्री। तो इस तरीके से हम जो है आपके लिए कुछ बेहतर करते जाएंगे, आपको सपोर्ट करना है बस। और उसके बाद ये है हमारी हेलो बच्चों ऐप की गूगल प्ले स्टोर का पेज। तो आप इस पर जाकर जो है लाइक जो यहाँ पे थोड़ा सा रेटिंग कर सकते हो, आप 5 स्टार रेटिंग कर सकते हो। और उसके अलावा आप जो है आपने कुछ सीखा है, कुछ वैल्यू एडिशन हुई है वीडियोस के थ्रू, तो प्लीज़ आप यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, जिससे थोड़ा सा इसको बूस्ट मिलेगा और लोगों तक ये पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम जो है यहाँ पे ऑसिलेशन, सबसे पहले एसएचएम की बात करेंगे। तो एसएचएम में सबसे पहले देखो यार, ज़्यादा कॉन्सेप्ट की बात हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एसएचएम में सबसे पहला जो चीज़ है यहाँ पर फिलहाल मैं बताने वाला हूँ, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x की पावर n, ठीक है। एसएचएम सबसे सिंपल फॉर्म है तो n की वैल्यू 1 होती है सबसे सिंपल की वजह से। तो यहाँ पर एसएचएम के में जो फोर्स होगा वो -kx इस तरीके से आपका यहाँ पर वेरी करेगा। माइनस जो है रिप्रेजेंट करता है रीस्टोरिंग नेचर को, है ना, रीस्टोरिंग नेचर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है ये। और उसके अलावा एसएचएम को पहचानने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, जब जब फोर्स आपका x की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और माइनस होगा उसमें, तो वो एसएचएम हो सकता है। जब जब इक्वेशन में एक ही फ्रीक्वेंसी होगी, ओनली 1 फ्रीक्वेंसी, तो आपकी एसएचएम होगी। और तब तब आपका ऑसिलेशन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमेशा जब भी होगा किसी भी ऑसिलेशन के अंदर, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगा, ठीक है ना। देखो ऑसिलेशन अलग है, एसएचएम अलग है। ऑसिलेशन में आपकी एक जनरल चीज़ हो गई, ये ऑसिलेशन की इक्वेशन थी, आप यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, लेकिन जब सबसे सिंपल वैल्यू रखोगे n की वैल्यू 1, तो वो एसएचएम होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। आगे हम अगर बढ़ें तो ध्यान रखना, हर एक एसएचएम एक ऑसिलेशन है, लेकिन हर ऑसिलेशन एसएचएम नहीं है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात करें तो जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है 2πn, n फॉर फ्रीक्वेंसी है, और ये होता है 2π बाई टाइम पीरियड, ठीक है ना। बहुत बेसिक सी बात जो आपको पता होनी चाहिए, ओके। जैसे अगर हम एक एसएचएम पाथ बनाएं तो ये सपोज हमारी मेन पोजीशन है, ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये हमारी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ पर मान लो कोई पार्टिकल है वो आपका इधर गया, तो यहाँ पर वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुंचेगा तो x = a ट्रेवल करेगा वो, है ना। और जब वो नेगेटिव एक्सट्रीम पर जाएगा तो -a ट्रेवल करेगा एम्पलीट्यूड, ओके। बाकी ये चीज़ आपको पता ही होगी कि आपकी एक्सट्रीम मीन पोजीशन पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है ना, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सेलरेशन 0 होती है, जबकि यहाँ पर आपकी वेलोसिटी 0 होती है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है। भाई देखो वेलोसिटी 0 है तभी तो बेचारा रुका होगा वो, है ना। चलो अब उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इक्वेशन ऑफ एसएचएम की अगर हम बात करें तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम में सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट जो होता है x = a sin ωt ±φ। वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो a ω cos ωt ±φ। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो -a ω² sin ωt ±φ। तो ये सारी इक्वेशंस हैं एसएचएम की, जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं। वेलोसिटी के और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, वेलोसिटी जो होती है वो ω√a² - x² के बराबर भी हो सकती है। ये भी फॉर्मूला आपको कई बार देखने को मिल सकता है, कई बार यूज भी आएगा, ठीक। अब मैं यहाँ पर अगर बताऊँ तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या हो सकती है, +-a। क्यों? क्योंकि x में साइन आ रहा था और साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम -1 होती है। फिर उसके बाद हम मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करें तो ±a ω, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करें तो -+a ω², ठीक। तो ऐसी सारी चीज़ आपको पता होने चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी और चीज़ें बताऊँ तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो ध्यान रखना, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो -ω² x के बराबर होता है। अब एक्सेलरेशन को हम डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो जब हम इसको इक्वल कर देते हैं तो हमारी एक इक्वेशन बन के आती है, ठीक है।
तो हम अगर इसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, और कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट कंपैरिजन के आते हैं इससे, तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसका नाम क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, ठीक। तो ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस आता है, नेगेटिव नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर आपको इस तरीके से इक्वेशन देगा जहाँ पर उसमें नेगेटिव होगा और आप उसको बिना नेगेटिव चेंज करे हुए उसको करके आ जाओगे। आगे अगर हम बढ़े यहाँ पर, तो टाइम पीरियड ड्यूरिंग SHM क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट m/k, है ना। k वही है कांस्टेंट और m फॉर मास है, 2 पाई आपका नॉर्मल। अच्छा, k की जो वैल्यू होती है वो आगे से ध्यान रखना m ओमेगा स्क्वायर होती है। m फॉर क्या है? m है आपका मास और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू थी 2 पाई n या फिर 2 पाई बाई टाइम पीरियड, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्टली हमेशा आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि भाई ऐसी एक चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अब वैसे तो मैंने x एंड v के बीच में रिलेशन अभी भी आपको बताया था, ये वाला है ना, ये रहा v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये रिलेशन आपका और भी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, मतलब इसको अगर थोड़ा थोड़ा इधर करके लाते हैं, मतलब इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म के फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो, तो ये भी ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। वो एक ही बात है ना। इसको सॉल्व कर लेते तो ये आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद अगर हम देखें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन, तो वो क्या हो जाता है? वो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन है। तो इस तरीके से ये हमारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का भी रिलेशन यहाँ पे हो गया है। एक और चीज़ ध्यान रखना, ये एलिप्स का रिलेशन है। अगर मैं लिखूँ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो दिस इज रिलेशन ऑफ इलिप्स। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ अगर, तो यहाँ पर बेसिकली अगर ये ओमेगा 1 कर दो तो फिर ये सर्कुलर का रिलेशन हो जाएगा, फिर ये इलिप्स नहीं बचेगा। अगर आपने कभी मेरे लेक्चर्स पढ़े हैं तो मैंने वहाँ पे टाइम पीरियड का एक डायग्राम बताया था आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम था, उसके थ्रू सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। तो वो डायग्राम में आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये हमारा SHM पाथ, दिस इज आर मेन पोजीशन, एंड यहाँ पे हमारा x इक्वल टू 0 है, यहाँ पर x इक्वल टू प्लस a है, यहाँ पर x इक्वल टू माइनस a है। दिस इज x इक्वल टू प्लस a/2 एंड दिस इज x इक्वल टू माइनस a/2। अब मान लो आपका जो पार्टिकल है वो मेन पोजीशन पे है, तो मेन पोजीशन से a/2 जाने में जो उसको टाइम लगेगा वो t/12 लगेगा, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक t/6 लगेगा। अच्छा, अब अगर आपको टाइम पता है तो मैंने एक और रिलेशन बताया हुआ है, डेल्टा फाई ओवर 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा टी ओवर टी एंड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। पर ये हमारा सिर्फ वेब ऑप्टिक्स में काम आता है, तो इसको यहाँ पे नहीं लेते हैं, इस वाले को यूज़ कर लेते हैं। तो अगर हमें टाइम पीरियड पता चल गया तो इसका मतलब फेज डिफरेंस ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, तो वो फेज डिफरेंस π/6 आएगा और यहाँ पर π/3 आएगा, ठीक है ना। तो सेम कहानी यहाँ पर भी रिपीट हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ आप देखो कि यार यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि कम टाइम कहाँ पर लग रहा है, इस वाली जगह को कवर करने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में कम टाइम लग रहा है। इसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम होती है और धीरे धीरे स्पीड कम होती जाती है, फिर बिल्कुल कम हो जाती है, तो तब पार्टिकल रुक जाता है। तो डेफिनेट सी बात है, उसी दूरी को कवर करने में अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, लगेगा ही नहीं लगेगा? डेफिनेटली लगेगा, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और फिर उसके बाद तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ यार कि देखो, जो हमारा फेज एंगल होता है ना वो एक टाइम डिपेंडेंट एंगल है। तो अगर टाइम ज़्यादा तो फेज एंगल भी ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पे टाइम कम है तो फेज एंगल कम है, यहाँ पर टाइम ज़्यादा है तो फेज एंगल भी ज़्यादा है। देखो ये आंसर कितना आएगा, पाई का मतलब 180 डिग्री है ना, तो डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री, जबकि यहाँ पर 60 डिग्री आ रहा है। यहाँ पर देखो टाइम कम है ना, डिनोमिनेटर ज़्यादा है ना, तो टाइम कम हो गया। तो टाइम कम है तो एंगल भी कम है, टाइम ज़्यादा है तो एंगल भी ज़्यादा है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, फेज एंगल एक टाइम डिपेंडेंट एंगल होती है, ठीक है ना। अगर मैं आगे बढ़ूँ थोड़ा सा और, तो एनर्जी वगैरह के कुछ फॉर्मूले हमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तो एनर्जी में जो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। साथ में मैं प्लस यू नॉट भी लिख देता हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने यू नॉट, अगर आपकी यू नॉट का मतलब क्या है, बेसिकली ये आपकी कुछ हाइट पर ऑलरेडी रखा हुआ है, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ, तो ये उसके लिए है, ठीक है ना। अगर कुछ और हाइट पर रखा हुआ है तो आप यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, अगर वो ग्राउंड पर ही रखा हुआ है तो 0 लिख दीजिएगा, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेफिनेट सी बात है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ए होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यू की भी मैक्सिमम वैल्यू आपकी हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, इसको हम कहते हैं ई नॉट, जो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको ई नॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक।
ये तो था आपका पोटेंशियल एनर्जी एक्स की फॉर्म में। अगर टाइम की फॉर्म में कभी आपसे पूछी जाए तो u इजिकल टू हाफ के एक्स स्क्वायर में आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू पुट कर दो। क्या होती है x की इक्वेशन, a साइन ओमेगा टी, तो a साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हाफ के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, तो यहाँ से हमारा u की वैल्यू आ जाएगी, जहाँ पर ये वाली जो चीज़ है उसको हम ई नॉट कह रहे थे, आपको याद होगा। तो u जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है ना, ये टाइम और पोटेंशियल एनर्जी टाइम की फॉर्म में है, जबकि ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी किसकी फॉर्म में है, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो है, जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखा तो वैसे काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी हम देख सकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी जो होगी, अब देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ई नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होती है, क्योंकि वैसे होती है ना हाफ एम बी स्क्वायर। तो हम अगर यहाँ पर देखें तो वेलोसिटी का रख देंगे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो आपका वही आ जाएगा घूम फिर के। ठीक, और यहाँ पर आपकी जो k की वैल्यू है, यहाँ पर आपको एक और ध्यान रखना है कि जो k की वैल्यू है, k फॉर काइनेटिक एनर्जी की नहीं कह रहा हूँ मैं, जैसे टाइम पीरियड में होता है 2 पाई अंडर रूट एम ओवर k, तो k की जो वैल्यू होती है वो होती है एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही चीज़ हमने ली है। ठीक, तो अब यहाँ पर आपकी जो है यहाँ से आप निकाल लोगे। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब टोटल एनर्जी कितनी हो गई, फिर जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं इसको ऐड करूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो काइनेटिक एनर्जी आ गई ई नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी होती है ई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर कितना आएगा, सिर्फ ई नॉट आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये कॉमन निकल जाएंगे और इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और इसका मतलब टोटल एनर्जी आ गई हाफ के ए स्क्वायर। तो आप यहाँ से ध्यान रखना, टोटल एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं, डेफिनेट सी बात है। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को देख सकते हो। और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के भी क्वेश्चन आते हैं। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के कैसे फॉर्मूले होते हैं, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की अगर हम बात करें तो जैसे मान लो ये हमारी एक स्प्रिंग है ना, इसका आपका ये स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया और ये आपकी ऐसे ऐसे, ठीक है, ऊपर नीचे जा रही है, एसएचएम हो रही है। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई बाई ओमेगा हो गया। ठीक, तो ये हो गया 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, तो ये हमारा टाइम पीरियड आ गया, है ना। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के ओवर एम। ओके, तो आई होप आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, टाइम पीरियड हो गया। तो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए स्पेशली था, है ना। तो यहाँ पर आपके कुछ स्पेशल सिस्टम होते हैं, जैसे इस तरीके के कभी क्वेश्चन आए डबल ब्लॉक सिस्टम के, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, नीट में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं और जेईई मेंस में भी देखने को मिल सकते हैं। ये हमारे 2 ब्लॉक हैं, ठीक है ना। अब इस 2 ब्लॉक में आपको अगर टाइम पीरियड निकालना है तो डेफिनेट सी बात है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के तो होगा नहीं। यहाँ पर ध्यान रखना, आपको रिड्यूस्ड मास लेना है हमेशा, और रिड्यूस्ड मास जो होता है ना उसकी वैल्यू क्या होती है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर रिड्यूस मास इसका लेना होगा और ये हो जाएगा म्यू अपॉन के 2 पाई अंडर रूट म्यू अपॉन के। ठीक है ना, आई होप आप इसको ध्यान रखेंगे। चलो अब उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसके बाद यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट होते हैं, जैसे सीरीज़ अरेंजमेंट। तो सीरीज़ में कभी आपको सीरीज़ अरेंजमेंट देखना हो तो इस तरीके के सीरीज़ अरेंजमेंट आपको दिखते हैं, ठीक है ना। ऐसे हमने 2 स्प्रिंग को जोड़ा और इससे एक ब्लॉक को जोड़ दिया, है ना। मान लो ये K1 स्प्रिंग कांस्टेंट का है, ये K2 स्प्रिंग कांस्टेंट का है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ नेट K क्या होगा। तो जो नेट इक्विवेलेंट K होगा वो क्या होगा, K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, ठीक है ना। ऐसे आप निकाल सकते हो। तो आपका इस केस में टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के इक्विवेलेंट। ये कुछ वैसा ही है जैसा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में किसका होता है, पैरेलल का, या फिर आप ऐसे समझ लो कि जो कैपेसिटर में सीरीज का होता है वो यहाँ पर भी यही होता है ना। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ तो आपका सीरीज में, और सीरीज में भी आपका ये वाला अरेंजमेंट भी सीरीज में ही है, ध्यान रखना, पैरेलल में नहीं है। अगर मैंने ऐसे 2 स्प्रिंग को जोड़ दिया तो ये वाला भी है ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलो अब पैरेलल में अगर हम देखें तो पैरेलल में क्या हो सकता है, पैरेलल में अगर हम देखें तो इस तरीके के अरेंजमेंट जो होते हैं वो सब पैरेलल में आते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, मान लो ये K1 है, ये K2 है, तो और ये मास M है, तो इस केस में जो अरेंजमेंट आएगा वो क्या आएगा, सीरीज की तरह ऐड कर दो, K1 प्लस K2, ये हमारा K इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे सब आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। मान लो आपका इस तरीके से अरेंजमेंट है, 2 स्प्रिंग हमें दे दी, तो ये भी पैरेलल में है ना। मान लो ऐसे दे दिया, ये सीरीज में नहीं है, ध्यान रखना, ये जो मैं बना रहा हूँ ये भी पैरेलल का हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये कुछ फिक्स अरेंजमेंट होते हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, चलो एक होता है सिंपल पेंडुलम, तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है,
2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लेंथ है उसकी, ये आपकी जी है, जी नॉर्मल आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। तो ऐसी कोई इशू यहाँ पर आपको होना नहीं चाहिए। अगर इसी सिंपल पेंडुलम को जब हम लिफ्ट में रख देते हैं तो फिर ये जी इफेक्टिव हो जाता है। अब आप जानते हो ना कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो जी प्लस ए, नीचे जाती है तो जी माइनस ए, ठीक है। वो सब तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही रखा है। तो अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ना वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ये तो एसएचएम हमारा हो ही गया, अब हम वेव मोशन पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो वेव मोशन के सारे फॉर्मूले वगैरह देख लेते हैं जल्दी से, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो आपने ईएम वेव में पढ़ा होगा इस तरीके का कुछ रिलेशन, स्पीड ऑफ लाइट एंड म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट में, परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी में इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हम साउंड की बात कर रहे हैं तो इसका कोई खास मतलब है नहीं, ठीक है, बस बता दिया है चलते फिरते, इंपॉर्टेंट था इसीलिए। अब यहाँ पर दो चीज़ होती हैं, एक होता है मान लो कैपिटल वी, एक चौंच वाली वी। जो कैपिटल वी होगी ना उसको मैं लिखता हूँ वेव स्पीड, है ना। देखो वेव अलग चीज़ होती है, पार्टिकल स्पीड अलग चीज़ होती है। ये होती है मान लो हमारी पार्टिकल स्पीड। देखो अंतर समझो यार, देखो जो वेव स्पीड है वो पूरी वेव की स्पीड हो गई, और एक वेव बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई होती है, तो हर पार्टिकल की जो इंडिविजुअल स्पीड है उसको पार्टिकल स्पीड कह रहे हैं। अब जब बहुत सारे पार्टिकल एक साथ एसएचएम करते हैं तो वो एक वेव बन जाती है, ठीक है ना। अब जैसे इक्वेशन में लिखूँ वेव की, y = a sin ω t + फाई, सॉरी ये वेव की इक्वेशन नहीं है, ये हमारी एसएचएम की इक्वेशन है। अब वेव की तो मैं चेंज करूंगा अभी। देखो ये जो फाई होता है ना, जब इसको मैं kx के इक्वल लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप, ये k क्या है, ये वही है वेव कांस्टेंट जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, है ना, ये वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, जितने भी एसएचएम के कॉन्सेप्ट है वो सब वैलिड है, ओके। और किसी वाइब्रेशन को जो कंप्लीट करने में टाइम लगता है उसको यहाँ पर भी टाइम पीरियड कहते हैं। वहाँ पर एक एसएचएम पाथ को कंप्लीट करने वाले टाइम को टाइम पीरियड कह रहे थे, यहाँ पर वाइब्रेशन जो पूरा हो रहा है उसको कह रहे हैं। यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड ऑफ, हाँ एक और एक चीज़ ध्यान रखना बस, जो एम्पलीट्यूड है ना वेव का वो सिमिलर है एसएचएम के। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज ऑलवेज सिमिलर टू एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको बस ध्यान ज़्यादा रखनी है, बाकी तो सारी चीज़ें अलग होती हैं, है ना। जैसे मैं आपको अभी बताऊंगा बहुत सी चीज़ें, सब कुछ अलग होगा। अब ये तो थी आपकी यार जो इक्वेशन मैंने लिखी वो तो थी आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो बताया वो एसएचएम की इक्वेशन थी, तो यहाँ पर भी इक्वेशन वैसे ही होती हैं। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट की a sin ω t ± kx, है ना, ऐसी वेलोसिटी की जैसे वहाँ पर थी वैसे यहाँ पर है। तो ऐसे ही आपकी एक्सेलरेशन की जैसे एसएचएम में थी वैसे यहाँ पर है, माइनस आ जाएगा इसमें भी, है ना। वही सारी चीज़ें हैं, कोई फ़र्क नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, kx, है ना, कुछ भी अलग नहीं है। तो यहाँ पर बस इतना है कि भाई फाई जो है, जो फेज डिफरेंस है ना, ये वाली चीज़ ये हर पार्टिकल के लिए आपका अलग अलग हो सकता है, ठीक, क्योंकि भाई x की वैल्यू जो है वो सबके लिए अलग अलग हो सकती है ना। चलो अब अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वन शॉट था वो देखा है तो उसमें मैंने पढ़ना भी सिखाया था, वेव मोशन का वन शॉट देखा है तो उसमें भी सिखाया था, आज तक लेक्चर देखे हैं ज़िंदगी में कभी तो उसमें तो मैंने बहुत भर के सिखाया है हर चीज़ को, ठीक है ना। एक होती है वेव स्पीड, वो होता है n लैम्डा, ठीक है ना। वेव स्पीड हमेशा n लैम्डा होती है, मतलब वही वाली बात है जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि स्पीड होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, तो ये वही है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ है, ये स्पीड है, ठीक, ये बचपन की वाली बातें हैं। अच्छा अब मैं आपको दो चीज़ बता रहा हूँ, एक तो चौंच वाली भी जो है आपकी पार्टिकल की स्पीड, जैसे हम कह रहे हैं a ओमेगा कॉस और फेज मतलब वही ω t ± k जो ±5 वो, और एक होती है कैपिटल V जिसको हम पार्टिकल की स्पीड कह रहे हैं, या तो ये n लैम्डा होगी या फिर आपकी ω/k होगी, ठीक है ना। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, इसको हम कहते हैं पार्टिकल की स्पीड, जो एसएचएम करने वाले पार्टिकल थे ना उनकी स्पीड। लेकिन भाई वेव तो बहुत सारे पार्टिकल से बनी है, तो वो जो वेव की स्पीड है उसको यहाँ से निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे अपने माइंड में अंतर, जिससे नेगेटिव मार्किंग ना करके आ जाओ। अब एक चीज़ थी k, तो उसको कहते हैं वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो जो k होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो या तो 2π/λ होती है या फिर आपकी 2π आपका 1/λ होता है वेव नंबर, है ना। जैसे मैं ऐसे बनाऊँ तो इसके ऊपर एक बार लगा दूँ न्यू के ऊपर तो वो वेव नंबर कहलाता है, ओके। और व्हाट इज दी वेव नंबर, मतलब ऐसे मान लो कि एक यूनिट डिस्टेंस में, जैसे मैं जैसे वेव को मेजर कर रहा हूँ मान लो 1 मीटर डिस्टेंस, तो 1 मीटर डिस्टेंस में कितनी वेव प्रेजेंट होंगी उसका जो हम नंबर ऑफ वेव है वही आपकी वेव नंबर होता है, ठीक है ना। अब कोई आपसे फेज डिफरेंस पूछे तो कैसे निकालोगे, kx के बराबर, है ना, डेल्टा फाई kx के बराबर यहाँ पर हो जाएगा, ओके। तो दो कंजिक्यूटिव पार्टिकल के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है ना वो 0, 2π, 4π इस तरीके से होता है ना, सो ऑन सो। चलो अब उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब अभी भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जो वेव की स्पीड होती थी या तो n लैम्डा होगी या फिर ω/k होगी। तो इसको याद करने की एक ट्रिक मैंने बता रखी थी, क्या बताई थी, v × k = ω। विराट कोहली का वेलकम,
यहाँ पर V फॉर वेव स्पीड, K फॉर वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू थी 2 पाई बाई लैम्डा, और ओमेगा फॉर एंगुलर स्पीड जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई एन या फिर 2 पाई बाई टाइम पीरियड। ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम यहाँ पर ये रिलेशन तो मैंने ऑलरेडी बता ही रखा है, डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी, डेल्टा एक्स वाई लैम्डा, एंड ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ये मैंने हर चैप्टर में बताया हुआ है जितने भी में यूज़ होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग करी थी आपकी कहाँ से, SHM से, फिर मैंने EM वेव में भी बताया, फिर मैंने यहाँ पर आपको ये वेव मोशन में भी बता दिया, फिर उसके बाद इसका जो यूज़ आएगा वो वेव ऑप्टिक्स में भी आता है, अल्टरनेटिंग करंट में भी बताते हैं। तो ये हर जगह जहाँ जहाँ जरूरत होती है मैं वहाँ बता देता हूँ। ओके, चलो अब उसके बाद हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे हमारा कोई भी इक्वेशन है, मान लो मैंने लिखा z इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 30 डिग्री, तो मैं इसको रीड कैसे करूँगा। अगर आपने सारे लेक्चर्स या फिर EM वेव फलाना सब चीज़ देखी है तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है, बट नहीं देखी है तो समझ लो। देखो ये जो z है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आखिर पार्टिकल किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब z का, अगर ये z मैंने यहाँ लिखा है तो इसका मतलब है ये वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपकी अलॉन्ग z एक्सिस वाइब्रेशन हो रहा होगा पार्टिकल्स का। ए फॉर एम्पलीट्यूड है, आप जानते ही हो पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है, साइन और ओमेगा टी वगैरह वगैरह आप जानते ही हो। यहाँ पर ये जो माइनस साइन है इसका एक मतलब होता है, इसका मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अगर मैंने लिखा है माइनस के एक्स तो इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है DOP, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, वो पॉजिटिव कहाँ रही होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है ना। देखो यहाँ ये वाला x रिप्रेजेंट कर रहा है कि आखिर जो वेव है वो किधर की साइड जा रही है। अगर यहाँ पर माइनस है तो मतलब पॉजिटिव है, और अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो मतलब माइनस में जा रही होगी, उल्टा है ये, ध्यान रखना। ठीक, ये सब मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, फिलहाल आपको जल्दी जल्दी मैं फॉर्मूले के हिसाब से बता दे रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे स्पीड और इंटेंसिटी ऑफ वेव आती है, फिर पहले लॉन्गिट्यूडनल की देख लेते हैं, फिर ट्रांसवर्स की देख लेंगे। ठीक है ना। जैसे अब हम वेव वेलोसिटी को तो जानते हैं भाई, डिस्टेंस अपॉन इस टाइम हो जाएगी। भाई कोई भी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो। और ये हमने देख ही लिया, ये वाले वेव स्पीड के फॉर्मूले हमने देख ही लिए, है ना, इसमें तो कोई शक आपको रहा ही नहीं होगा। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए आपने कुछ अलग यहाँ पे रिलेशंस आए, न्यूटन ने और लाप्लास ने उस पर काम किया। तो मैं आपको बता देता हूँ वेव वेलोसिटी बता रहा हूँ, पार्टिकल की नहीं बता रहा हूँ मैं। अब पार्टिकल का किस्सा खत्म हो चुका है, ये E अपॉन रो उन्होंने बताई थी, है ना। ये क्या है, E फॉर इलास्टिसिटी है, एनर्जी नहीं है, इलास्टिसिटी। ठीक है ना, डरने की बात नहीं है, ये फॉर्मूला कभी ज़्यादा खास काम नहीं आने वाला है। रो फॉर डेंसिटी है, ध्यान रखना। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने रो यूज़ किया तो यहाँ पर भी ये रो है। ठीक, चलो अब उसके बाद ये तो था लॉन्गिट्यूडनल के लिए। ऐसी ट्रांसवर्स वेव के लिए एक फॉर्मूला था T/m, आपको याद होगा, है ना। तो ये जो T है वो टेंशन है, ये m आपका मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ होता है, वो अभी सब बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अब लाप्लास करेक्शन आया। देखो सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए तो सही था, लेकिन गैसेस के लिए थोड़ा सा ना न्यूटन ने गलत बता दिया। न्यूटन ने जो है थोड़ा सा गलत बता दिया था। ओके, तो बेसिकली न्यूटन ने आइसोथर्मल मीडियम अज्यूम किया था, जबकि रियल में लाप्लास ने जब दिखाया तो वो एडियाबैटिक मीडियम होना चाहिए था। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जो वेलोसिटी ऑफ गैस निकल के आई लॉन्गिट्यूडनल में, वो कैसे निकल के आई, बेसिकली गामा टाइम्स ऑफ P/ρ। ठीक है ना। तो ये P फॉर प्रेशर है, रो फॉर डेंसिटी है, एंड गामा फॉर आपका वही Cp/Cv। ठीक है ना, ये आपका रेशियो है स्पेसिफिक हीट का। तो आपका ये, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इसको, आई होप आपको याद भी होगा, है ना, याद होना भी चाहिए। ओके, अच्छा। अब उसके बाद जो है मैंने भी कुछ फॉर्मूले आपको बता रखे थे। बाकी देखो यार, मैंने आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में बताया था कि P/ρ जो होता है ना, वो या तो RT/mW के हिसाब से याद रखो, या फिर बोल्ट्जमान कांस्टेंट के हिसाब से भी याद रखने को बोला था। अब इसमें इनका मतलब क्या होता है, देखो mW का मतलब तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया, मतलब एक मोल गैस का मास, लेकिन जो स्मॉल m है ना, उसका मतलब एक पार्टिकल का मास है। ठीक है ना। K फॉर बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जबकि R फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अच्छा, जो K होता है वो R/n0 के बराबर होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब मैं लिखता हूं V की, जो V का वैल्यू है, अगर मैं लिख रहा हूं गामा P/ρ, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया गामा RT/mW। ठीक है ना। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, आई होप आप इसको ध्यान रख पाएंगे। ठीक, और आपको एक बहुत फेमस फॉर्मूला भी है गामा RT/mW, है ना। मतलब जो वेलोसिटी ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई रूट ऑफ टेम्परेचर पे। अगर आपके मॉलिक्यूलर वेट भी कांस्टेंट है, मतलब एक ही गैस आपने ली है, उसका गामा और मॉलिक्यूलर वेट अगर चेंज नहीं हो रहे हैं, तो जो गैस की वेलोसिटी है वो रूट T पर डायरेक्टली डिपेंड कर गई। ठीक, अब यहाँ से आपका एक और चीज आती है, टेम्परेचर के इफेक्ट तो हमने देख लिया, प्रेशर का इफेक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो स्पीड जो होती है वो होती है, आपने ऑलरेडी देखा, गामा P/ρ होती है प्रेशर में।
अब ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना कि जब जब आप प्रेशर बढ़ाते हो ना किसी चीज का, तो उसकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्योंकि देखो यार, ये कंटेनर है, इसमें मान लो ये पार्टिकल पड़े हुए हैं, आपने इसमें प्रेशर लगाया, अब ये पार्टिकल ना पास पास आ जाएंगे। तो पास आने का मतलब क्या है, ज्यादा डेंस हो गए, मतलब डेंसिटी बढ़ गई। अगर आपने प्रेशर कम किया तो पार्टिकल दूर दूर भाग जाएंगे, मतलब डेंसिटी कम हो गई। तो अगर इसको बढ़ा रहे हो तो ये भी बढ़ रहा है, इसको घटा रहे हो तो ये भी घट रहा है। तो ये इस तरीके से घटते बढ़ते हैं कि इनका जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो स्पीड ऑफ गैस है, साउंड की जो स्पीड है गैसेस में, वो आपकी डिपेंड ही नहीं करती प्रेशर पे, डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहां पर देखते हैं इफेक्ट ऑफ वेरियस गैसेस, ठीक है। अब अगर हम देखें तो जो गैसेस की जो वेलोसिटी होती है ना, वो हमने देखा वो अंडर रूट गामा बाई रो पे डिपेंड कर रही थी, या फिर हमने देखा गामा बाई मॉलिकुलर वेट पे डिपेंड कर रही थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ओके, आई होप इसको ध्यान रख पाओगे। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम यहाँ पर चीज़ों को और देखते हैं। अभी तो ये लॉन्गिट्यूडनल के लिए था, अब हम ट्रांसवर्स के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना, ट्रांसवर्स वेव के लिए। तो यहाँ पर नॉर्मली जो स्पीड होती है वो आपकी T/m होती है। अब इसमें किसका क्या मतलब होता है, T फॉर एज यूजुअल, आप जो समझ पा रहे हैं टेंशन है ना, एज यूजुअल आपकी वही टेंशन है। और ये जो स्मॉल m है, ये आपकी थोड़ी सी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये मास नहीं है, ये मास पर यूनिट लेंथ है। जो भी वायर आप ले रहे हो ना, मास पर यूनिट लेंथ है ये। एक तरीके से मास डेंसिटी, आप इसको डेंसिटी नहीं कहना चाहिए मुझे, मास, लीनियर मास डेंसिटी कहना चाहिए, है ना, लीनियर मास डेंसिटी है ये, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम पर मीटर, ठीक है, ये मास नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा, अब यहाँ पर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, चलो अगले पेज पे लिख देता हूँ। जो वेलोसिटी है इसको मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, लेकिन साथ में अगर मैं स्मॉल m को चेंज करूँ थोड़ा सा, तो इसको मैं पाई r² d हिसाब से भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये कहाँ से आया, कुछ नहीं किया है आपने, ये एरिया है, ये आपकी डेंसिटी है, तो आपने बस उसको चेंज कर दिया है, मास पर यूनिट लेंथ को आप यहाँ पे चेंज करके ले आए हो, बस कुछ नहीं किया है। तो आप डायरेक्टली इसको ध्यान रखेंगे, जो स्पीड ऑफ साउंड है इसमें जो आपकी ट्रांसवर्स है उसमें √T/m या √T/πr²d। ओके, चलो। अब यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो अलग टाइप के आते हैं। वो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस आपके टेंशन पे इफेक्ट के, तो आप यहाँ से देख ही पा रहे होंगे कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो टेंशन के, रूट ऑफ टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, चलो, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। आई होप आप इसको ध्यान रख पा रहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर जो वेव मोशन है वो थोड़ा सा रुख बदल लेता है अपना, और इसमें सुपर पोजिशन की कहानी स्टार्ट हो जाती है। तो सुपर पोजिशन में आपकी 3-4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस जैसे वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं लाइट के लिए, वैसा ही यहाँ पर साउंड के लिए है। ऐसे ही इंटरफेरेंस के बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो बीट्स होती है ना। और तीसरे नंबर की जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो आपकी स्टेशनरी वेव होती है, और फिर होती है लिसाजूस फिगर। तो मैं वो उसको नहीं पढ़ेंगे, इन तीनों को देख लेते हैं जल्दी से। इंटरफेरेंस में क्या होता है, दो वेव आ रही होती है ना, सेम डायरेक्शन में, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बराबर होती है, तो ये टकरा जाती हैं, सुपर पोजिशन कर जाती हैं, तो हमें एक नया रिजल्टेंट मिलता है। बीट्स के केस में क्या हो रहा होता है, दोनों वेव आ तो रही होती है लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी लगभग इक्वल होती है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल इक्वल हो। और स्टेशनरी में बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती हैं, ठीक है ना, टकरा जाती हैं, और आपकी इसमें आपकी डायरेक्शन अपोजिट होती है और फ्रीक्वेंसी वगैरह सब इक्वल होता है, ठीक है ना। तो आपका इस तरीके से पूरा सीन रहता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंटरफेरेंस में वही वाले फॉर्मूले वगैरह हैं सब, आप जो उसमें देखते हो वेव ऑप्टिक्स में। जैसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा √A1² + A2² + 2A1A2 cos डेल्टा फाई, है ना। ऐसे ही आपका ये आपका पूरे पर रूट है ना। और इंटेंसिटी क्या हो जाती है, इंटेंसिटी हो जाती है आपकी I1 + I2, है ना। सॉरी, मुझे स्क्वायर ना लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का जो रिलेशन है ना वो A² जैसा होता है। इंटेंसिटी जो एम्पलीट्यूड है उसके स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, फिर इंटेंसिटी हो जाएगी आपकी I1 + I2 + 2√I1 √I2 cos डेल्टा फाई। फाई मतलब वही फेज डिफरेंस अपना, है ना। चलो, अब ये आप जानते ही हो यार, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये साउंड में भी होता है, लाइट में भी होता है। तो यहाँ पर आपकी जो cos फाई की वैल्यू है वो आपकी 1 हो जाए, 1 करनी है हमें, क्योंकि मैक्सिमम लाना है, ठीक। और इधर डिस्ट्रक्टिव में cos फाई की वैल्यू -1, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है वो आपका क्या आता है, A1 + A2, है ना। और मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो सकती है,
ये ध्यान रखने वाली बात है, ये भूल जाते हैं आप लोग, है ना, तो इसीलिए बता रहा हूँ। ये स्क्वायर है, अंडर रूट, ये सब ध्यान रखना है कि स्क्वायर होता है यहाँ पे और अंडर रूट आपने लगाया है, ठीक है ना। और आपका जो यहाँ पर मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, बड़े में से छोटा घटा देना, और जो मिनिमम इंटेंसिटी होगी वही बड़े में से छोटा घटा देना, √I1 माइनस √I2 और उसका स्क्वायर। अब देखो बड़े में से छोटा घटाओ, छोटे में से बड़ा घटाओ, आंसर नेगेटिव भी आया तो भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये दोनों बहुत बेसिक चीज़ें हैं पर भूल जाते हो, इसलिए याद रख लेना। डेल्टा फाई की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, 0, 2 पाई, 4 पाई, इस तरीके से, है ना, मतलब बेसिकली 2 n पाई इवन नंबर होती हैं, जबकि यहाँ पर डेल्टा फाई की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी अलग टाइप की होती है। वो क्या होती है, 2n + 1 ऑफ पाई, मतलब ऑड वैल्यू, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और डेफिनेटली आप जो है ध्यान रखोगे भी। अब देखो जो फेज डिफरेंस होता है वो तो आपने देख लिया, कंस्ट्रक्टिव में 2n पाई होता है, लेकिन आपका जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होता है, n लैम्डा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कंस्ट्रक्टिव के लिए। और डिस्ट्रक्टिव के केस में क्या होता है, 2n + 1 टाइम्स ऑफ पाई, और आपका जो डेल्टा लैम्डा है वो क्या हो जाएगा, 2n + 1 λ/2, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो यार आई होप आप इस चीज़ को समझ पाएंगे और जो है डेफिनेटली इस सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, बहुत ज़रूरी भी है ध्यान रखना, है ना। ऐसा मत करना कि ना ध्यान रहे छोटी छोटी चीज़ें, अगर छोटी छोटी चीज़ें में गलती करोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना, क्योंकि इजी क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, सिंपल। अब यहाँ पर अब एक होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, ये आपका कॉन्ट्रास्ट बताता है। कॉन्ट्रास्ट मतलब कितनी गहराई है कलर की, एक तरीके से चमक कितनी है। तो ये आपका ध्यान रखना, मैक्सिमम इंटेंसिटी माइनस मिनिमम इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस मिनिमम इंटेंसिटी और आपका इनटू 100, तो आपका परसेंटेज में आ जाएगा हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, या फिर आप कह सकते हो डिग्री ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपका परफेक्ट इंटरफेरेंस, जब एम्पलीट्यूड इक्वल होते हैं तो परफेक्ट इंटरफेरेंस होता है, मतलब 100% वाला, है ना। तो इस केस में क्या होता है कि मान लो इंटेंसिटी और दोनों बराबर हैं, दोनों वेव की, और एम्पलीट्यूड भी बराबर ले लिए, तो जो I मिनिमम होता है वो फिर 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि I - I 0, और जो I मैक्स होता है वो क्या हो जाएगा, 4I हो जाएगा, है ना, √I + √I और उसका होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा वो 4I, है ना। तो ये सब चीज़ें समझ लेना। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद बीट्स आ जाती है इंटरफेरेंस के बाद। बीट्स की अगर हम बात करें तो बीट्स क्या है, आपकी सुपरपोजिशन ऑफ दो वेव जिसमें नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज होती हैं और वो डायरेक्शन सेम होती है लेकिन, ठीक है ना। ये बेसिकली पीरियोडिक वेरिएशन होते हैं इंटेंसिटी के अंदर। तो यहाँ पर अगर हमें नंबर ऑफ बीट्स निकालना है तो वो n1 - n2 कर दो, मतलब दोनों का डिफरेंस बड़े में से छोटा घटाना है बस, ठीक। तो बहुत आसान होता है। और अगर मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताऊं तो इंटरफेरेंस अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ और बीट्स अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ तो लिटिल बिट आपको डिफरेंस समझ लो जल्दी से। तो इंटरफेरेंस में क्या है कि भाई n1 = n2 है, जबकि बीट्स में n1 नियरली इक्वल टू n2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इंटेंसिटी और टाइम का वेरिएशन करूँ तो कुछ ऐसा होगा जैसे, मतलब कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी सेम रहती है ना, शुरू से लेकर एंड तक जो भी रिजल्टेंट वेव है, और इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू ले ली और एक मिनिमम वैल्यू ले लो, है ना। तो ये मैक्सिमम हो सकती है, ये मिनिमम, या तो मतलब ये आर या पार वाली लड़ाई होती है इंटरफेरेंस, या तो आर या पार, या तो बिल्कुल ही मिनिमम या फिर बिल्कुल ही मैक्सिमम, नहीं तो कांस्टेंट बेचारी बनी रहेगी। लेकिन बीट्स में वेरिएशन होता है, ये आपका हर बार माइंड चेंज कर देती है ना। बीट्स में क्या होता है, बीट्स में कभी अप फिर दोबारा नीचे डाउन हो जाएगी, फिर अप फिर डाउन, फिर अप फिर अप डाउन, ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये बीट्स की कहानी है, ठीक है ना। इसमें आपकी ये मैक्सिमम ये मिनिमम के बीच में वेरी करती रहेगी, जबकि इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है, या तो मैक्सिमम या मिनिमम एकदम कांस्टेंट रहेगी, ठीक। तो ये वाली चीज़ है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब उसके बाद बीट्स में टाइम पीरियड के क्वेश्चन आते हैं। तो जो टाइम पीरियड होता है बीट्स में वो 1/b के बराबर होता है। 1/b का मतलब क्या है, 1/n1 - n2 या फिर n2 - n1, मतलब एक तरीके से बड़े में से छोटी फ्रीक्वेंसी घटा देना, ठीक। ये एक बीट कंप्लीट करने का टाइम पीरियड है। अब उसके बाद आती है स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव में थोड़ी नई नई चीज़ें हो जाती हैं कुछ, है ना। तो स्टेशनरी वेव का फंडा थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो स्टेशनरी वेव में आपकी जब दो वेव आपकी सेम फ्रीक्वेंसी है, देखो यहाँ पर भी आपकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ये इंटरफेरेंस जैसा है, ये कुछ फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, नेचर सेम है, स्पीड सेम है, बस डायरेक्शन अलग है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन उल्टी है, तो इस केस में जब टकराती हैं तो क्या बनता है, आपका स्टेशनरी वेव बनती है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने एक जल्दी से स्टेशनरी वेव अगर मैं बनाकर दिखाऊं तो कुछ ऐसे मान लो ये आपकी वेव थी, ठीक। तो ये इस तरीके से मान लो स्टेशनरी वेव है। अब इसमें क्या है, इसमें जो ये वाले पॉइंट होते हैं जो आपके वाइब्रेट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है ना, जो आपके मिनिमम वाइब्रेशन में होते हैं, मिनिमम एम्पलीट्यूड वाले जो पॉइंट होते हैं उनको नोड कह देते हैं, और जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कर रहे होते हैं यानी कि जैसे ये वाले पॉइंट, इनको एंटी नोड कहते हैं, ठीक है ना।
तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि नोड और नोड के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो नोड और नोड के बीच में आधी वेवलेंथ है ना, λ/2, और नोड और एंटी नोड के बीच में चौथाई है वेवलेंथ λ/4, और एंटी नोड और एंटी नोड के बीच में फिर से आधी वेवलेंथ है ना, तो वो वाली बात है। ओके चलो, अब उसके बाद इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें होती हैं। तो स्टेशनरी वेव के बारे में थोड़े से और पॉइंट मैं आपको अभी बता देता हूँ यार। स्टेशनरी वेव के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, दो प्रोग्रेसिव वेव जब यहाँ पर सुपरपोजिशन कर रही थी तो एक स्टेशनरी वेव हमें मिली थी। तो जो स्टेशनरी वेव हमें मिली थी उसकी इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें तो जनरली उसकी जो इक्वेशंस होती है मैं आपको अगर बताऊं तो वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। सपोज 2a साइन, मतलब ये एक जनरल तरीका मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 2a साइन ओमेगा टी साइन kx। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि भाई यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो देखो जो ओमेगा टी वाला जो भी आपका साइन ओमेगा टी होगा ये फेज होता है ना, ये हमेशा फेज होता है। ओके, ये हमने हमेशा ही देखा, ये फेज है। बाकी का जितना भी है रिमेनिंग वो सारा का सारा एम्पलीट्यूड है। तो हेयर एम्पलीट्यूड इज 2a साइन kx। ओके, इस तरीके की ये यहाँ पे चीज़ें हैं। अब उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, जो भी ओमेगा टी वाली होगी वो हमेशा आपका क्या रहेगा, वो ही हमेशा आपका जो है वहाँ पे फेज रहेगा। अब अगर मैं बात करूँ तो स्टेशनरी वेव के एप्लीकेशन जैसे ओवरटोन, अगर मैं ओवरटोन की बात करूं तो ओवरटोन जो है होते क्या है, मतलब जितनी भी हायर फ्रीक्वेंसीज होती है ना फंडामेंटल के अलावा वो सारी के सारे ओवरटोन होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैंने कहा 100, ये आपकी सबसे लोवेस्ट, मान लो किसी भी सोर्स की सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी मान लो ये है, तो इसके बाद जितनी भी आएंगी ना वो सब ओवरटोन होंगी। जैसे मैंने कहा 100 के बाद सपोज मैंने कहा आपका 300, तो ये आपकी फर्स्ट ओवरटोन हो गई। मैंने कहा 500, तो ये फिर आपकी सेकंड ओवरटोन हो गई। इस तरीके से जो भी हायर फ्रीक्वेंसीज होंगी वो सारी की सारी ओवरटोन कहलाएंगी, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ अगर, तो हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लेते हैं, क्लोज ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर सिस्टम है आपका, इस एप्लीकेशन है स्टेशनरी वेव का इस चैप्टर के अंदर। अब देखो जो क्लोज ऑर्गन पाइप है वो हमने नीचे से क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पर हम स्टेशनरी वेव जब बनाएंगे तो ध्यान रखना जहाँ पर भी क्लोज होता है ना वहाँ पर नोड बनता है हमेशा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये नोड बना है और ऊपर जहाँ पर ओपन होगा वो एंटी नोड है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम वाइब्रेशन पॉसिबल है। अब यहाँ पर सपोज इसकी जो लेंथ है वो L है, ठीक है ना। तो आप देखो यार, मैंने बताया था एंटी नोड और नोड के बीच की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, λ/4 थी, है ना, यही तो थी λ/4। तो यहाँ पर आपका ध्यान रखना कि लिए λ/4 होगी। और अगर मैं ओपन ऑर्गन पाइप बनाऊँ तो उसमें देखो क्या अंतर है, उसमें क्योंकि दोनों साइड से ओपन है तो ऊपर भी एंटी नोड आना चाहिए और नीचे भी एंटी नोड आना चाहिए। तो कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाली कुछ सिचुएशन यहाँ पे बनेगी। ओके, तो यार यहाँ पर बस फर्क इतना है कि ये ओपन ऑर्गन पाइप में यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ भी एंटी नोड है, यहाँ पर एंटी नोड है, लेकिन यहाँ पर नोड बनेगा हमेशा, ठीक है ना। तो ये खाली डिफरेंस है, इसकी वजह से आपका यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है किसी भी क्लोज ऑर्गन पाइप की वो क्या है, तो मैं अगर आपसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालूँ तो वो होगी V/4LC, ठीक है ना। This is V/4LC. तो this is fundamental frequency of closed organ pipe, this is speed and this is length of closed organ pipe. अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें केवल ऑड हार्मोनिक होंगे, ऑड हार्मोनिक ओनली, ठीक है ना। मतलब ऑड हार्मोनिक का मतलब है जैसे मैंने कहा 1, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, इस तरीके से ऑड वाले। अगर मैं यहाँ पर ओपन ऑर्गन पाइप की बात करूँ तो ओपन ऑर्गन पाइप में क्या सिस्टम है, ओपन ऑर्गन पाइप में आपका यहाँ पर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहेगी वो रहेगी V/2LO, ठीक है ना। तो ये हमारी ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा रहेगा, यहाँ पर दोनों टाइप के हार्मोनिक रहेंगे, बोथ टाइप ऑफ हार्मोनिक, दोनों तरीके के हार्मोनिक रहेंगे, मतलब जैसे ऑड भी और इवन भी। जैसे यहाँ पर था 1, 3, 5, 7, तो यहाँ पर रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे रहेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल ऑड रहेंगे 1, 3, 5, 7, लेकिन यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 7। तो ये वाली चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे किसी ने कहा कि सेवंथ हार्मोनिक ऑफ COP एंड किसी ने कहा ये इक्वल है आपकी सेवंथ हार्मोनिक ऑफ OOP। तो ध्यान रखना, इसका मतलब ये हुआ कि सेवंथ हार्मोनिक ऑफ COP का मतलब ये हुआ कि n का सेवंथ यानी कि 7n ये इक्वल होगा आपका सेवंथ हार्मोनिक ऑफ OOP। सॉरी, जो क्लोज ऑर्गन पाइप है उसका पहला हार्मोनिक होगा n, तो अगला होगा 3n, ऐसे 5n, 7n, इस तरीके से ऑड वाले है ना।
तो 1 3 5 7 9 11 और 13, तो ये होगा 13N, और ओपन ऑर्गन पाइप का 7th हार्मोनिक होगा 7N। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी समझनी होगी। ओके, तो ये जो फंडे हैं वो आपको ध्यान रखने होंगे। अब NC की वैल्यू हम जान ही चुके हैं V/4LC या 4LO, और हम ओपन ऑर्गन पाइप की वैल्यू जान ही चुके हैं V/4LO, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ओपन ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है फंडामेंटल, वो दुगनी होती है क्लोज ऑर्गन पाइप के, है ना। वहाँ पे दो एंटी नोड आ रहे थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने को। ओके, तो अब हम यहाँ पर, अब मैं आपको यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो यार डॉपलर इफेक्ट जो है ये लाइट और साउंड दोनों के लिए पॉसिबल है, पर हम साउंड के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है आप सब लोग जानते होंगे, V + - VO अपॉन V + - VS। अब इसकी ट्रिक भी मैंने बताई थी, ठीक है। क्या बताई थी? ऊपर ऑफिसर नीचे सर्वेंट, पहली बात तो। बाकी मैंने ये बताया था कि जब जब पास आ रहे होंगे तब तक हमें क्या करना है, इसको बढ़ाना है, और इसको बढ़ाने के लिए हमें डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और न्यूमरेटर को बढ़ाना पड़ेगा। जब जब आपके सोर्स और ऑब्जर्वर दूर जा रहे होंगे तो हमें इसको घटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, उसको घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारी ट्रिक मैंने बताई थी। आई होप आपने ट्रिक की वीडियो देखी होगी और आप जो है इस चीज़ का फायदा उठा पाओगे। तो इस तरीके से हमारे यार SHM और वेव के सारे फॉर्मूले यहाँ पर कवर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आप जो है इसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में और फॉर्मूले देखेंगे, और ये हमारे शॉर्ट फॉर्मूले थे SHM एंड वेव के। इस तरीके से हम नेक्स्ट और भी फॉर्मूले देखते जाएंगे और आपके एग्जाम में हेल्प करते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया है तो यार वीडियो को लाइक आपने कर दिया होगा, शेयर आपने कर दिया होगा। ऐसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आप थोड़ी सी सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे हेलो बच्चों ऐप का ये गूगल प्ले स्टोर का पेज है, आप यहाँ पर अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक शेयर करके तो आप दिखा ही सकते हो, ठीक है ना। चलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।